वर्ल्ड व्यू के इस अंक में बात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने अगले महीने भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को नए सिरे से पटरी पर लाने की योजना को संकट में डाल दिया है। ढाका की तीखी प्रतिक्रिया के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान की दिल्ली यात्रा पर क्या असर पड़ेगा और मोदी सरकार के पास कूटनीतिक रास्ते क्या हैं? नमस्कार, मैं सुहासनी हैदर हूं। द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। अब ये दिल्ली और ढाका के संबंधों में विवाद का नया केंद्र बन गया है। 5 अगस्त 2024 को ढाका से भागने के बाद पहली बार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली में मौजूद पत्रकारों के सवालों के जवाब एक केवल ऑडियो लाइन के जरिए सीधे दिए। शेख हसीना ने घोषणा की कि वे इस साल दिसंबर में ढाका लौटेंगी। इस कॉल पर उनके अमेरिका में रहने वाले बेटे सजिद वजीर भी मौजूद थे। वे तारिक रहमान की बीएनपी सरकार पर हमला बोलने में अपनी मां से भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने आज के बांग्लादेशी चरमपंथ की तुलना पाकिस्तान से की और आरोप लगाया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट अब बांग्लादेश में खुलेआम घूम रहे हैं। ये कार्यक्रम दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब एफसी में आयोजित किया गया था और भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही खुद को इससे अलग कर लिया था। इसके बावजूद ढाका की ओर से बेहद कड़ी प्रतिक्रिया आई। प्रेस बयान के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कई बातें कही गईं। पहली ये कि बांग्लादेश इस बात से बेहद नाराज है कि हसीना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी गई। बयान में उन्हें बार बार फरार और नरसंहार की दोषी करार दिया गया। बयान में कहा गया कि भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपनी चिंताएं जताए जाने के बावजूद इसकी इजाजत दी। याद रहे, ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 4 अगस्त को बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर से मुलाकात की थी और आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा की थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत को यह भी याद दिलाया कि दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को वापस लौटाया जाना चाहिए, जैसा कि वे लगातार मांग करते आ रहे हैं। लेकिन इससे क्या बदलता है और तनाव के इस नए दौर की टाइमिंग इतनी अहम क्यों है? शुरुआत में आइए आपको रिश्तों को नए सिरे से सुधारने की इस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। 2 साल के तनाव के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में कुछ सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद दिख रही थी, खासकर अब जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की जगह बीएनपी की चुनी हुई सरकार सत्ता में आ चुकी है। एक दुर्लभ कदम उठाते हुए नई दिल्ली ने पूर्व मंत्री दिनेश त्रिवेदी के रूप में एक राजनीतिक व्यक्ति को ढाका में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया था। त्रिवेदी को कैबिनेट रैंक भी दिया गया था, जो ये दर्शाता है कि उनकी सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच है और रिश्ते एक अलग स्तर पर आगे बढ़ेंगे। तारिक रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद विदेश मंत्री जयशंकर पहले ही ढाका जा चुके थे। वहीं विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और विदेश मामलों के सलाहकार कबीर इस साल अप्रैल की शुरुआत में दिल्ली आए थे। यहां अगले पृष्ठ का सहज, सटीक और मुहावरेदार हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह थी कि तारिक रहमान को कुछ ही हफ्ते पहले दिल्ली में सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें मुख्य रूप से बिम्स्टेक के नेता के रूप में न्योता दिया गया था। और याद रहे, प्रधानमंत्री मोदी के इस साल के अंत तक नहीं तो शायद अगले साल की शुरुआत में बांग्लादेश जाने की उम्मीद है, जब वहां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण था। और एक और सेवा विस्तार मिलने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जो हमेशा पड़ोस से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, पड़ोसी देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने थिम्पू और कोलंबो की यात्रा की है। उनके ढाका भी जाने की उम्मीद है। तो सवाल यह है कि जब रिश्तों को नए सिरे से सुधारने की बात आती है, तो आखिरकार एजेंडे में क्या क्या शामिल था? मुख्य रूप से 5 या 6 बड़े मुद्दे थे। पहला, व्यापार, ट्रांजिट और परिवहन संबंधों को बहाल करना।
हालांकि पिछले 2 सालों में व्यापार लगभग एक ही स्तर पर बना रहा, लेकिन भारत बांग्लादेश के पारगमन और माल ढुलाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसकी वजह भारत द्वारा एकीकृत चेकपोस्टों आईसीपीएस का अचानक बंद किया जाना और बांग्लादेश द्वारा जमीनी रास्ते से जाने वाले कपास एवं अन्य निर्यातों को रोकना रहा। ये काफी तनाव का कारण बना था। दूसरा बड़ा मुद्दा गंगा जल संधि का नवीनीकरण है। ये 30 साल पुरानी संधि है जो 1996 में हुई थी और इस साल दिसंबर में इसके नवीनीकरण का समय आ रहा है। इसका उद्देश्य फिरका बैराज पर शुष्क मौसम के दौरान गंगा नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करना है। और पाकिस्तान के साथ भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद इस वार्ता पर हर किसी की पैनी नजर रहेगी। तीसरा बड़ा मुद्दा वीजा सेवा का आश्वासन है। 2 साल के ठहराव के बाद भारत ने 28 जून से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर से वीजा जारी करना शुरू किया। याद रहे, 5 अगस्त 2024 को भारतीय सांस्कृतिक केंद्र पर हुए हमले के बाद से सरकार ने सभी टूरिस्ट वीजा बंद कर दिए थे और केवल मेडिकल इमरजेंसी वीजा ही जारी किए जा रहे थे। ऐसे में जहां बांग्लादेशियों को सालाना लगभग 20 लाख वीजा जारी किए जाते थे, वो संख्या घटकर नाममात्र रह गई, लगभग 1500 प्रतिदिन, जो कि पिछले 2 वर्षों में 4 लाख से भी कम थी। सबसे मुख्य मुद्दा सुरक्षा का है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से सीमा साझा करते हैं। ये भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा है, 4000 किलोमीटर से अधिक, जो चीन या पाकिस्तान के साथ लगती सीमा से भी लंबी है। इसलिए एक बेहतर रिश्ता दोनों देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और याद रहे, 2009 में शेख हसीना के सत्ता संभालने के बाद भारत को आतंकवाद और उग्रवाद पर लगाम का सीधा लाभ मिला था। एक अमित्र / गैर दोस्ताना सरकार का इसका ठीक उल्टा असर हो सकता है। इसके अलावा असम सरकार का ये खुला ऐलान कि वो संदिग्ध बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को रात के अंधेरे में सीमा पार वापस धकेल रही है, सीमा पार तनाव का एक और नया केंद्र बन सकता है। एक ऐसा मुद्दा जिससे दोनों पक्ष बचने की कोशिश करेंगे। 5वां मुद्दा भारत बांग्लादेश की नई सरकार के अमेरिका और चीन के साथ बेहद करीबी रिश्तों पर भी नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री रहमान ने अपने इस कार्यकाल में सबसे पहले भारत न आने का फैसला किया। बांग्लादेश के बजाय साइप्रस का समर्थन करने के भारत के फैसले को लेकर पहले से ही कुछ कड़वाहट बनी हुई है। महासभा के अध्यक्ष और भारत ने इस साल जून में हुए उन चुनावों से ठीक 1 हफ्ते पहले साइप्रस के राष्ट्रपति को दिल्ली आमंत्रित भी किया था। इसके बावजूद 2 जून को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान चुनाव जीत गए, जिन्हें चीन, तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन हासिल माना जा रहा था, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि दोनों देशों के संबंधों में सबसे बड़ा सवाल अब भी शेख हसीना के साये और उनकी स्थिति को लेकर बना हुआ है। महज एक टेलीफोनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ढाका की ओर से आई इतनी तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए नई दिल्ली के पास क्या विकल्प हैं, जहां हसीना ने खुद मीडिया से सीधे मुलाकात भी नहीं की थी। पहला विकल्प तो ये है कि ढाका की मांग के अनुसार शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए, लेकिन उनके खिलाफ मौत की सजा के फैसले को देखते हुए इसकी संभावना न के बराबर है। उन्हें जबरदस्ती तो वापस नहीं भेजा जाएगा। हालांकि अगर वो खुद दिसंबर में वापस जाने और परिणामों का सामना करने का फैसला करती हैं, तो नई दिल्ली शायद उन्हें नहीं रोकेगी। आखिरकार पूरे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ, श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे, नेपाल में ओली, ये सभी हिंसक ढंग से सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद अपने अपने देश लौटे हैं। हसीना खुद 1971 में जेल में रही हैं और 1975 के बाद से निर्वासन में रहीं, जिसका अधिकांश समय उन्होंने भारत में ही बिताया। दूसरा विकल्प ये है कि भारत हसीना और बीएनपी सरकार के बीच एक बैक चैनल गुप्त कूटनीतिक बातचीत स्थापित कर सकता है।
फिलहाल उनके अतीत की वजह से सीधी बातचीत काफी मुश्किल लग रही है। 2009 में हसीना ने ही रहमान को निर्वासित होने पर मजबूर किया था और वो 2025 में हसीना के देश छोड़ने के बाद ही अपनी मां के निधन से कुछ दिन पहले बांग्लादेश लौट सके थे। फिर भी अगर दिल्ली ढाका के साथ बेहतर संबंध बनाती है तो वो दोनों पक्षों को राजनीतिक व्यावहारिक समझ दिखाने के लिए राजी कर सकती है, ताकि बीएनपी सजाए मौत पर रोक लगाए और शायद अवामी लीग को राजनीति में लौटने का मौका दे, जिससे शेख हसीना को एक निष्पक्ष पुनर्सुनवाई में अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके। जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तब वो वहां मौजूद नहीं थीं। वहीं शेख हसीना की ओर से भी जुलाई के विद्रोह पर कुछ अफसोस जताया जाना चाहिए था, जिसमें अनुमानित 1500 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। इसी हफ्ते ढाका में शेख हसीना के पूर्व आवास को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में खोला गया है। इसलिए जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा कि क्या शेख हसीना को जो कुछ हुआ उसका कोई पछतावा है, तो उनके बेटे सजिद वजीर ने जवाब दिया, क्या उन्हें हिंसा का पछतावा था? क्या उन्हें वहां प्रदर्शनकारियों की मौतों का अफसोस था? क्या उन्हें बाद में जो कुछ हुआ और जिन परिस्थितियों में उन्हें भारत आना पड़ा उस पर दुख है? देखिए, पछतावे और माफी की बात उठाई गई है, लेकिन आप देखिए कि यूनुस शासन और बीएनपी शासन ने भी वही जारी रखा है जिसकी मैंने अपने भाषण में बात की थी, छूट और कानूनी अभयदान। उन्होंने हत्याओं को कानूनी रूप से अभयदान दे दिया है, हत्याओं को जायज ठहरा दिया है, चाहे वो पुलिस अधिकारियों की हत्या हो, आम नागरिकों की हो या अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की। तो ऐसी स्थिति में आपने मेरी मां को ये कहते सुना है कि वो एक हिंसक स्थिति थी। इसलिए जब एक तरह की हत्याओं को कानूनी मान लिया गया है तो फिर माफी मांगने का सवाल कहां से उठता है, क्यों उठता है? आप दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ की हत्याओं को कानूनी मान लें और दूसरी तरफ किसी से माफी की उम्मीद करें। इसलिए जिस दिन ये अभयदान हटाया जाएगा, जिस दिन पुलिस अधिकारियों, नागरिकों और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उसी दिन अवामी लीग माफी मांगेगी और अफसोस जाहिर करेगी। लेकिन उस दिन तक अवामी लीग के पास माफी मांगने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश में सभी हत्याएं कानूनी दायरे में आ गई हैं। तो ऐसा लगता है कि इस स्थिति में अभी काफी समय लगेगा। भारत अन्य सरकारों के साथ भी काम कर सकता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हसीना अन्य देशों की यात्रा कर सकें। इससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर पड़ा दबाव कुछ कम होगा। हालांकि अतीत में ऐसे प्रयास बहुत सफल नहीं रहे हैं। और चौथा विकल्प है यथास्थिति बनाए रखना, यानी हसीना दिल्ली में ही रहें और बीच बीच में इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होती रहें। और ये मुद्दा ढाका दिल्ली संबंधों के बीच एक कांटा बना हुआ है। भारत ने अतीत में भी अन्य द्विपक्षीय संबंधों में ऐसी स्थितियों से मुंह नहीं मोड़ा है। याद कीजिए 1959 से दलाई लामा का मामला। इसके बाद भारत ने श्रीलंकाई तमिल विद्रोहियों, म्यांमार व अफगानिस्तान के लोकतंत्र कार्यकर्ताओं और अपने देशों में वांछित कई अन्य लोगों को शरण दी है, और ये दशकों पहले हुआ था। तो ये अतीत में एक परंपरा रही है। वर्ल्ड व्यू का क्या मानना है? हालांकि बांग्लादेश लौटना या किसी तीसरे देश जाना पूरी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री हसीना का अपना फैसला होना चाहिए, लेकिन नई दिल्ली को मौजूदा तनावों के बावजूद ढाका के साथ अच्छे संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब तक बातचीत में गति है, व्यापार, वीजा और जल समझौतों पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के हालिया अनुभवों ने दिखाया है, ये काम केवल एक दूसरे की रेड लाइंस का सम्मान करते हुए भरोसे और बिना किसी अप्रत्याशित झटके के माहौल में ही हो सकता है। अब वर्ल्ड व्यू की तरफ से कुछ किताबों के सुझाव। मैं हाल ही में ढाका में थी और वहां जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी 2024 के जुलाई विद्रोह और उसकी पूरी घटनाक्रम पर प्रत्यक्षदर्शियों के संस्मरणों वाली किताबों की संख्या।
तो मैं उनमें से कुछ के नाम आपको बता रही हूं। एक किताब है द जुलाई रिजॉल्व, जिसे रिजवान रहमान ने लिखा है। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार की गई है। ये वाकई देखने लायक है। आप thejulairesolve.com पर इसकी कुछ जानकारी ऑनलाइन भी देख सकते हैं। एक और किताब है विटनेस टू द अपराइजिंग, जिसके लेखक जीवन अहमद हैं। इसमें भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के शानदार तस्वीरें और आप बीती शामिल हैं। फोटो पत्रकार शाहिदुल आलम की एक पुरानी किताब है द टाइड विल टर्न। याद रहे 2018 में हसीना सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था और कुछ महीनों बाद रिहा किया था। उन्होंने हाल ही में एक और किताब निकाली है जो मुख्य रूप से तस्वीरों और कार्टूनों का संग्रह है, जिसका नाम है जुलाई अपराइजिंग, सैटर एंड रिडिकल। और इसके बाद है इंशाअल्लाह बांग्लादेश, द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन। इसे दीप हल्दर, जयदीप मजूमदार और शाहिदुल हसन खोखो ने लिखा है। ये किताब इस विद्रोह की गहरी आलोचना करती है। शायद अब जिनका इंतजार रहेगा वे हैं इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य पात्रों, खुद पूर्व प्रधानमंत्री हसीना, प्रोफेसर यूनुस और प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अपने संस्मरण और पक्ष। लेकिन वर्ल्ड व्यू की पूरी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।